किसी समय बदरपुर गांव में जग्गू राम नाम का एक ठग रहा करता था। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे धन इत्यादि ऐंठ लेता था और अपनी जीविका चलाता था। गांव के लोग उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी चंपा उससे बोली, जी घर में खाने को दाना नहीं है, अगर जल्दी कोई ठगी नहीं की तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जग्गू राम अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में डूब जाता है। तभी उसकी नजर आले में रखी पीतल की छोटी मूर्ति पर जाती है। क्यों न इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़वाकर किसी मूर्ख को सोने की बताकर बेच देता हूँ, फिर माल ही माल होगा। ये सोचकर जग्गू मूर्ति लेकर सुनार की दुकान पर पहुँचता है। भाई, इस मूर्ति पर थोड़ा सोने का पानी चढ़ा दो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। लगता है आज फिर कोई नई खुराफात सूझी है। इस बार किसे ठगने निकले हो? अरे नहीं भाई, अब वो दिन गए, मैंने ठगी छोड़ दी है। बस मूर्ति जरा मैली हो गई थी, सो चमकवाने आया हूँ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुनार मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देता है। मूर्ति अब सोने जैसी चमक रही थी। जग्गू से लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। सुनो चंपा, कल सुबह इस मूर्ति को बेचकर लौटूंगा तो तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। अगले दिन सुबह ही वो मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। वो कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा एक आदमी घी का कनस्तर सर पर रखे चला आ रहा है। असल में वो भी एक बहुत बड़ा ठग था जिसका नाम था बाकेलाल। उसे देखकर वो सोचने लगा, क्यों ना इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वो आदमी जग्गू राम के पास से गुजरा तो वो बोला, क्यों भाई, तुम इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? ये गौ माता का शुद्ध देसी घी है, मैं इसे गाँव बेचने जा रहा हूँ। भाई, मेरा नाम जग्गू है, मैं पासी के गांव बदरपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। इस समय तो मेरे पास ये मूर्ति है, यदि तुम उचित समझो तो इस मूर्ति के बदले मुझे अपना कनस्तर दे दो। ये इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है। मुझे ये कनस्तर दे देना चाहिए, ये तो काफी मुनाफे का सौदा है। ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर की वजह से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम ये कनस्तर ले सकते हो। बदले में तुम मुझे अपनी मूर्ति दे दो। ओह, मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूं, तुम तो बड़े ही भले आदमी हो। पर भाई, जाते जाते ये बताते जाओ कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? भाई माफ करना, मेरा नाम बाकेलाल है और मैं दरियापुर गांव का रहने वाला हूँ। ओह, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जग्गू कनस्तर उठाकर अपने गांव को लौट पड़ा। इधर जब बाकेलाल अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो राधा, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। सच में स्वामी, लेकिन ये आपको कहाँ और कैसे मिली? तब बाकेलाल ने सारी बात राधा को विस्तार से बताई। जब वो आदमी अपने घर जाकर घी के कनस्तर को खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। आपने पूरे कनस्तर में तो गोबर भरा था और ऊपर थोड़े से घी की परत जमा दी थी। अरे भगवान, गांव के लोग मुझे यूं ही 420 नहीं कहते हैं, कुछ तो बात है ना मुझ में। फिर कुछ सोचकर बाकेलाल अपनी पत्नी से बोला, राधा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊं। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। जाओ, ये मूर्ति सुनार के पास ले जाकर अपने लिए सोने के जेवर बनवा लो। ओ स्वामी, तुम कितने अच्छे हो। मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ, वहाँ से आकर तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। राधा मूर्ति लेकर सुनार की दुकान की ओर चल दी। सुनार की दुकान पर पहुँच के वो बोली, राम राम जी, इस सोने की मूर्ति के बदले में मेरे सोने के गहने बना दो। सोने की मूर्ति? जरा देखूं तो, लगता है बाकेलाल ने आज लंबा हाथ मारा है। अरे नहीं भाई, यह हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। ठीक है भौजी, तुम कहती हो तो तुम्हारी बात का विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैं 420 बाकेलाल की नस नस से वाकिफ हूँ। जरा बैठो, मैं मूर्ति की परख कर लूँ। सुनार मूर्ति को गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद वो बोला, अरे भौजी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बताकर तुम मुझे मुर्गा बनाने आई हो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ भौजी, इस मूर्ति पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। असल में यह मूर्ति पीतल की ही है। लगता है 420 को आज कोई दूसरा 420 टकरा गया। शायद तुम ठीक कह रहे हो भाई, लाओ मूर्ति मुझे दे दो। सुनार से मूर्ति लेकर राधा अपने घर की ओर लौट चली। घर पहुंचकर वो अपने पति से बोली, स्वामी, क्या मैं ही मिली थी आपको मजाक करने के लिए? पीतल की मूर्ति थमाकर आपने कह दिया ये सोने की है। क्या कह रही हो भाग्यवान, ये कैसे हो सकता है?
वो मूर्ति तो चमचमा रही थी, सोने की तरह दमक रही थी। दमकने से कोई सोने की हो जाती है क्या? सुनार ने साफ कहा, इस मूर्ति पर बस सोने का पानी चढ़ा है, बाकी सब पीतल है। था तेरी तो वो जग्गू राम नाम का धूर्त निकला, उसने मुझे चूना लगा दिया। अब देखना भगवान, बाकेलाल अगर बाकेलाल है तो आज उस ठग की ठगी निकाल कर ही दम लूंगा। इतना बोलकर बांकेलाल जग्गू राम के गांव की ओर चल पड़ा। वो कुछ ही दूर चला था कि उसके मन में विचार आया, भला मैं क्यों जग्गू को मारने जा रहा हूँ? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी उसे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया है। नहीं, मुझे उससे उलझने का कोई अधिकार नहीं है। पर अब मैं उसके गांव तक आ ही पहुंचा हूँ तो मुझे उसके घर जाकर अवश्य मिलना चाहिए। ये सोचकर वो जग्गू राम के घर की ओर चल दिया। उधर जग्गू राम घी का कनस्तर सिर पर रखकर घर पहुंचता है। चंपा, ओ चंपा, अरे जल्दी से चूल्हा जलाओ और मेरे लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। क्यों जी, ऐसा क्या खजाना हाथ लग गया जो आज नवाबों की तरह हुक्म चला रहे हो? अरे भाग्यवान, तू जो मेरे सर पर कनस्तर देख रही है ना, उसमें गाय का शुद्ध देसी घी है और समझ ले यही है असली खजाना। सच कह रहे हो? कहीं कोई नया झोल झाल तो नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये असली है। इसे बेचकर मैं अच्छा खासा धन कमा लूंगा। अब तू जल्दी से रसोई में जा और शानदार खाना बना। चंपा कनस्तर उठाकर रसोई में चली जाती है और खाने की थाली लाकर जग्गू के आगे रख देती है। अरे ओ मूर्ख, तूने सब्जी में घी बिल्कुल नहीं डाला क्या? स्वाद में तो रत्ती भर भी घी का एहसास नहीं हो रहा है। जी डाला तो था 1 चम्मच। हद कर दी भाग्यवान, पूरा कनस्तर घी का रखा है और तू कंजूसी कर रही है। अरे कम से कम 4-5 चम्मच तो डाल ही दे। चंपा चुपचाप रसोई में जाती है और 4 चम्मच घी लेकर सब्जी में डाल देती है। जग्गू राम फिर रोटी तोड़ता है और सब्जी में डुबोकर खाता है। अचानक उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उफ, ये क्या है? ये घी है? ये गोबर? वो तुरंत उठता है और कनस्तर के पास जाकर करछी से उसमें हिलाता है और करछी बाहर निकालता है। हे राम, इसमें तो घी नहीं, गोबर भरा है, पूरा का पूरा गोबर। तो आप बताइए, खजाना कैसा लगा आपको? बताइए, सब्जी में घी और डालूं क्या? क्यों भाग्यवान, तू मेरे जले पे नमक छिड़क रही है? एक तो वो बांकेलाल धूर्त मुझे ठग कर चला गया और ऊपर से तू मेरी हंसी उड़ा रही है। आप ही तो कहते थे मैं सबसे बड़ा होशियार हूँ। अब बताइए, बांकेलाल बड़ा निकला या आप? अब नहीं छोड़ूंगा उसे। आज तक मैंने सबको ठगा था, पर आज पहली बार मुझे ठग लिया है। बांकेलाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जग्गू राम गुस्से में घर से बाहर निकला तो चंपा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो जग्गू ने देखा कि बांकेलाल उसके घर की ओर चला आ रहा है। अरे चंपा, ये तो वही ठग है जिसने कल मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था। लेकिन वो इधर क्यों आ रहा है? चलो पास आने दो, फिर पूछते हैं। अरे बांकेलाल, तुम इधर कहाँ भैया? अरे भाई साहब, कल जो आपने मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। सच कहूँ तो इतनी शुद्ध सोने की मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो फिर से कोई नई चाल चला रहा है। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? और भाभी जी की तबीयत कैसी है? अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब तो मेरी पत्नी की तबीयत एकदम मस्त है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि एक बार के खाने में ही ठीक हो गई। कमबख्त, अब फिर मुझे ही मूर्ख बना रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी जी अब ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम तो आज मेरे मेहमान हो, जब आए हो तो मेहमान नवाजी तो बनती है ना भाई। आज तो देखो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तकलीफ मत लो। कोई तकलीफ नहीं, अरे मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे घर आए। देखो भाई, आज तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे चंपा, सुनती हो ना, आज बांकेलाल हमारे मेहमान हैं। अरे बढ़िया खाना बनाओ इनकी खातिरदारी के लिए। बहुत अच्छा स्वामी, लेकिन आप लोग भीतर तो चलिए, मैं अभी कुछ स्पेशल बनाती हूँ। चंपा रसोई में चली जाती है। जग्गू राम और बांकेलाल चारपाई पर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद चंपा थाली में खाना परोस कर लाती है। अरे चंपा, तूने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला कि नहीं? जी वो हाँ, अभी डालती हूँ। अरे घर में तो पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और तू घी की भी कंजूसी कर रही है। अरे जा जल्दी से लाकर सब्जी में ढंग से घी डाल। अब तो मारे गए, गोबर वाला घी मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर खाने से मना करता हूँ तो शक होगा, खाऊं तो जान पर आफत। चंपा मुस्कुराते हुए रसोई से आती है और सब्जी में चम्मच भरकर घी डालती है।
हे भगवान, आज तो अपनी ही चाल में फंस गया। अब तो गोबर ही खाना पड़ेगा। अब आया ना मजा, जो घी मुझे दिया था आज खुद खा रहा है कमबख्त। लेकिन जब खाना खाने के बाद बांकेलाल ने थाली को देखा तो वो सोचने लगा, लगता है ये थाली चांदी की है। बस आज रात को यही थाली उड़ा ले जाऊंगा, तब जाकर मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। बांकेलाल को थाली की ओर घूरते देख जग्गू राम को उसकी मंशा भांपते देर न लगी। ओ, तो ये चांदी की थाली को हथियाने की सोच रहा है, पर मैं भी इससे कम नहीं हूँ। देखता हूँ ये थाली कैसे हड़पता है। रात को जब बांकेलाल के खर्राटे गूंजने लगे तो जग्गू ने सोचा, क्यों ना उस चांदी की थाली को मैं अपने तकिए के नीचे रखूं। जैसे ही बांकेलाल थाली को उठाने की कोशिश करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। जग्गू ने ऐसा ही किया। उसने चांदी की थाली को अपने तकिए के नीचे रख दिया और आराम से खर्राटे भरने लगा। लेकिन बांकेलाल सोया नहीं था, बल्कि एक आंख खोले चोरी चोरी जग्गू राम की सारी कार्रवाई देख रहा था। ओह, लगता है ये मेरे विचारों को जान गया है, तभी इसने थाली की इतनी सुरक्षा की है। पर मैं भी इस थाली को छोड़ूंगा नहीं। उसने धीरे धीरे जग्गू के तकिए के नीचे से चांदी की थाली निकाली और सोचने लगा, अभी इस चांदी की थाली को घर के बाहर वाले तालाब के किनारे दबा देता हूँ। कल वापस जाते समय वहाँ से निकाल कर लेता जाऊंगा। थाली लेकर बांकेलाल तुरंत चला गया। लेकिन आधी रात के बाद अचानक जग्गू की आंखें खुली। अरे, मेरे तकिए के नीचे तो चांदी की थाली नहीं है। कहीं बांकेलाल थाली लेकर तो नहीं भाग गया? हड़बड़ाकर उसने बांकेलाल की चारपाई की ओर देखा। अरे, ये तो मजे से यहाँ सोया पड़ा। फिर थाली किसने चुराई? कुछ सोचकर जग्गू राम उठकर बांकेलाल की चारपाई के पास गया। अरे, इसके पाँव में तो कीचड़ लगी हुई है। लगता है ये तालाब के पास गया था। कहीं ये थाली वहीं तो नहीं छुपा कर आ गया? जग्गू राम उसी समय तालाब की ओर गया और थोड़ी सी खोजबीन के पश्चात उसे कीचड़ में दबी हुई चांदी की थाली मिल गई। सुबह होने पर जब बांकेलाल की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो चांदी की थाली जग्गू राम के तकिए के नीचे रखी हुई है। अरे, ये थाली यहाँ कैसे आ गई? इसे तो मैं कीचड़ में दबा के आया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जग्गू ही कीचड़ में से थाली निकाल के लाया है। तभी जग्गू की आंख खुल गई। बांकेलाल को आश्चर्य से थाली की ओर देखते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा उठा और फिर बोला, बांकेलाल जी, किस सोच में डूबे हुए हो? क्या बात है? कुछ नहीं भाई, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। अरे नहीं भाई, भला ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह मैं आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ? अभी खाना बन जाता है, आप खाना खाकर ही जाना। ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। और फिर दोबारा बांकेलाल को गोबर मिला हुआ गाय का शुद्ध घी खिलाया गया। इन लोगों ने तो गोबर खिला खिला के मेरा स्वाद ही भ्रष्ट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, समय आने पर इस बात का बदला जग्गू से अवश्य लूंगा। खाना खाकर बांकेलाल जग्गू से जाने की आज्ञा मांगता है। भाई, खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। रूखी सूखी जैसा भी मुझसे बना तुम्हें खिला दिया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी बात मत कहो। तुम्हारा आदर सत्कार देखकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। अरे कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर अवश्य आना। अरे नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल ही सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। जरूर आना भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा। कमबख्त से कहना ही गुनाह हुआ, ये तो तुरंत ही तैयार हो गया। ये सब सोचते हुए बांकेलाल अपने घर पहुंचा ही था तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ जी? कराए जग्गू राम की ऐसी तैसी? अरे भगवान, कहाँ की ऐसी की तैसी? उसने तो मेरी ही वाट लगा दी। अरे वो तो बहुत ही चालाक है। उसने गोबर में मिला हुआ घी मुझे ही खिला दिया और कल वो हमारे घर भी आ रहा है। अब क्या होगा जी? वो दुष्ट तो हमारे घर आ रहा है, कैसे निपटेंगे उससे? घबराने की कोई बात नहीं है राधा, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ। बांकेलाल सोचने लगा। अंत में उसने जग्गू राम से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। वो बोला, सुनो राधा, मैं कल जग्गू राम के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब वो आए तो उससे कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वो कहे कि तुम मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उससे शराफत से पेश आना, पर खाने को कुछ ना देना। भूखा प्यासा वो मेरी प्रतीक्षा में कब तक बैठा रहेगा? अतः मेरा इंतजार करके वो भूखा ही वापस चला जाएगा और इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या योजना बनाई है, मान गई आपके दिमाग को। दूसरे दिन बांकेलाल जग्गू राम के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब जग्गू बांकेलाल के घर पहुंचा, कहिए क्या बात है, कौन है आप?
जी मेरा नाम जग्गू है, मैं बदरपुर गांव से आया हूँ। बाकेलाल जी ने दोपहर के भोजन के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। ओ, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। फिर भी आप अंदर आकर बैठिए, वो आते ही होंगे। ठीक है जी, मैं बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। राधा जग्गू राम को घर के अंदर ले आई और घर में बिछी चारपाई पर बैठाकर बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन तैयार करती। भौजी आप चिंता न कीजिए, अगर बाकेलाल जी बाहर गए हैं तो मैं तो हूँ, आप मेरे लिए खाना तैयार कर दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पति बहुत गुस्सैल स्वभाव के हैं, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। जग्गू राम समझ गया कि बाकेलाल जानबूझकर ही घर से गायब हुआ है, लेकिन वो भी ठीठ बना वहीं बैठा रहा। जब संध्या हो आई तो बाकेलाल अपने घर पहुंचा। अरे ये कमबख्त तो अभी तक यहीं जमा हुआ है, यानी अब इसे भोजन कराना ही होगा। अरे मित्र, तुम कब आए? बस भाई अभी अभी ही आके बैठा हूँ। अरे सुनती हो भाग्यवान, मेहमान आए हैं, जल्दी से खाना बना दो। अच्छा जी, अभी बनाती हूँ। जग्गू राम को कमरे में बैठाकर बाकेलाल रसोई घर में पत्नी के पास पहुंचा। सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह से करना है। जब खाना तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी की थाली में देना और उसमें जमाल खोटा मिला देना और मुझे पीतल की थाली में देना। ठीक है जी, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर राधा ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। जग्गू राम समझ गया कि किस तरह उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, अतः वह बोला, ये तो कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा कि मेहमान तो चांदी की थाली में खाए और मेजबान पीतल के बर्तन में। लाओ, पीतल की थाली मुझे दो भाई और चांदी की तुम ले लो। अरे नहीं नहीं भाई, रहने दो, मैं पीतल के बर्तन में ही खाता हूँ। बाकेलाल ने लाख मना किया पर जग्गू राम नहीं माना। ओह, इसने तो मेरी योजना सफल कर दी। अब ये तो खूब पेट भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। बाकेलाल कुछ देर तक तो गुस्से से जग्गू राम को खाते हुए देखता रहा, फिर कुछ सोचकर वो बोला, भाई हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और खूब उत्पात मचाकर चला जाता है। जग्गू राम अपनी ही धुन में खाना खाता रहा। तब बाकेलाल ने चुपके से अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। राधा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। बाकेलाल जी, ये क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? लगता है ये सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। इतना कहने के साथ ही बाकेलाल ने हाथ बढ़ाकर जग्गू राम के आगे रखा चांदी का बर्तन उठाना चाहा, पर जग्गू राम ने तुरंत भाप लिया और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। अब बोल दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराएगा, मेरे साथ 420 करेगा? अरे बचाओ, मार डाला, मार डाला। अरे रे रे, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? फौजी तुम हट जाओ, मैं आज इस प्रेत को यमदूत की चट्टी याद दिला कर ही रहूंगा। आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे घर पे नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। हाय हाय, मार डाला रे। फौजी, ये प्रेत मेरा खाना चुरा रहा था, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये रोज तुम लोगों को परेशान करता है, आज मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो जग्गू भाई? मैं प्रेत नहीं, बाके हूँ। और कोई चारा न देखकर राधा ने झटपट बुझा दीपक फिर से जला दिया। अरे बाके भाई, ये तो मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, वो दुष्ट प्रेत कहाँ गया? भाई प्रेत कुछ नहीं था, ये सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर पिट गए। देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करना कितना महंगा पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो भाई।